एक गांव में अशोक और रतन नाम के दो भाई रहते थे। अशोक एक व्यापारी था और बहुत ही धनवान था। वहीं रतन बहुत गरीब था और एक चरवाहा था। रतन जहाँ एक झोपड़ी में रहता था, वहीं अशोक अपनी शानदार हवेली में अपनी पत्नी गौरी के साथ रहता था। एक दिन रतन शाम के समय अपने जानवरों को चराकर घर लौट रहा था कि तभी रास्ते में उसका बड़ा भाई अशोक मिल गया। अरे रतन बाबू, क्यों भैया, देख के तो लग रहा है कि सुबह से भूखे हो। हैं? कौन कहेगा तुमको देखकर कि तुम मेरे सगे भाई हो, यानी हम दोनों एक ही पिता की संतान है। मुझको देखो, मैं ठहरा एक बड़ा व्यापारी, मेरे पास धन की कोई कमी नहीं, और तुम हो कि तुम्हारे पास एक भी धन नहीं। अपना जीवन तो तुम दूसरों का जानवर चरा कर व्यतीत कर रहे हो। भूख से हालत खराब है, कहाँ से कहेगा कोई कि तुम मेरे भाई हो। हाँ, अच्छी बात है ना भैया कि भगवान ने आपको धन दिया है, लेकिन मुझे भगवान से कोई शिकायत नहीं है भैया। मैं तो हर हाल में ऊपर वाले का शुक्रिया ही अदा करता हूँ। हाँ, वो तो तुम कहोगे ही। देखो, जब पिताजी का देहांत हुआ था ना, तब मेरे पास भी कुछ नहीं था। हम दोनों ने एक साथ ही शुरुआत की थी, और देखो आज मैं कहाँ पहुँच गया और तुम कहाँ हो। भैया, शायद आप भूल गए कि पिताजी ने जाने से पहले आपसे क्या कहा था कि संपत्ति का बराबर से बंटवारा करना, जो कि आपने ठीक से किया नहीं। सारी संपत्ति अपने कब्जे में ले ली और मुझे एक झोपड़ी में रहने पर मजबूर कर दिया। फिर भी भैया, मैंने आपसे कभी शिकायत तो नहीं की ना। और जहां तक आपके व्यापार की बात है, मैं तो अच्छी तरह से जानता हूं कि आप किस तरह का व्यापार करते हैं। भैया, आप गरीब लोगों को मदद करने के बहाने धन देते हैं और फिर बाद में बहुत भारी भरकम ब्याज लगाकर उन्हें परेशान करते हैं और उनसे बहुत भारी कीमत वसूलते हैं। क्या ये मैं नहीं जानता हूँ क्या? बात करते हैं बहुत धनवान बन गए बैठे बैठे। अपनी जबान को लगाम दे रतन। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम मुझसे अंदर ही अंदर बहुत जलते हो। नहीं तो अरे मैं कुछ भी करूँ, धन तो कमाता हूँ ना, तेरे जैसे भूखा नहीं पड़ा रहता, बेवकूफ कहीं का। भैया, मैंने तो सिर्फ सच कहा है और अक्सर सच बहुत कड़वा ही होता है। चलो, चल 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 चल। अरे उधर कहाँ जा रही है? उधर बड़ी कोठी में नहीं जाना, इधर सीधे चल। इतना कहकर रतन अपने जानवरों को लेकर वहां से चला गया। इधर अशोक गुस्से से अपनी हवेली चला गया। अशोक गुस्से में बैठा हुआ था कि तभी वहां उसका 15 वर्षीय बेटा बलराज आ गया। पिताजी, पिताजी, आप तो कह रहे थे कि आप राज्य से मेरे लिए बहुत अच्छे वस्त्र खरीद कर लाएंगे, लेकिन आप तो खाली हाथ आ गए पिताजी। अशोक ने एक जोरदार थप्पड़ अपने बेटे के गाल पर जड़ दिया। चल दफा हो जा यहाँ से। जब देखो तब तुझे नए वस्त्र पहनने हैं। नहीं तो कहीं गए नहीं कि कुछ इनके लिए सामान लाओ, तब जाकर ये हमारे पास आएंगे, नहीं तो ये नहीं लाए वो। अरे निकल तू यहाँ से, जा अंदर चल। बलराज रोने लगा। तभी वहां अशोक की पत्नी गौरी आ गई। ये क्या कर रहे हैं आप? सुबह आपने ही कहा था कि आप राज्य से लौटते हुए वस्त्र भंडार से उसके लिए अच्छे वस्त्र लेकर आएंगे। अशोक उठकर हवेली के बाहर बगीचे में टहलने लगा। गौरी उसके पीछे पीछे बाहर आ गई। क्या हुआ? सुबह तो आप बिल्कुल ठीक थे, आपके चेहरे पर ये क्रोध क्यों झलक रहा है? अशोक ने सारी घटना अपनी पत्नी गौरी को बताई। क्या बताऊं गौरी, मेरा छोटा भाई रतन अपने आप को पता नहीं समझता क्या है। आज उसने मेरे मुंह पर मुझे बेईमान कहा, चोर कहा, और कहा कि मैंने ठीक से बंटवारा नहीं किया और सारी संपत्ति हड़प ली है। और तो और गौरी, उसने कहा
कि मैं गांव में जो व्यापार करता हूं वो व्यापार भी बहुत बुरा है। मैं गरीबों को परेशान करता हूं। मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है उसकी बात सुनकर। देखा जाए तो आपके छोटे भाई रतन ने कुछ गलत नहीं कहा। आप स्वयं सोचिए और अपने मन से पूछिए, क्या वास्तव में आपने संपत्ति का बंटवारा ठीक से किया है? ये गौरी, तुम भी मेरे छोटे भाई की भाषा बोलने लगी क्या? अपनी जबान को लगाम दो और दिमाग को ठीक करो। अरे मैं उसे सब कुछ कैसे दे देता? तुमको पता है, बचपन से लेकर आज तक मैंने ही पिताजी के काम में हाथ बटाया था। सब कुछ मैंने ही किया, उनकी सेवा की, उनका काम किया। तो सब कुछ किसका होगा? मेरा होगा ना। जो सत्य है मैं वही कहूंगी। ये सच है कि आपने बचपन से पिताजी के काम में हाथ बटाया है, परंतु ये बात आपको अपने पिताजी के सामने रखनी चाहिए थी जब वो जीवित थे, जब वो बीमार थे और उन्होंने कहा था कि उनके जाने के बाद तुम बराबर से संपत्ति बांट लेना। तब तुमने उन्हें आश्वासन दिया था, जो कि तुमने निभाया नहीं। रहा सवाल तुम्हारे काम का, तो केवल रतन ही नहीं, गांव का हर आदमी यही कहता है कि तुम अच्छा कारोबार नहीं करते, गरीबों को तंग करते हो। अरे मुझे तो लगा था कि तुम मेरे जख्मों पर मरहम लगाओगी, लेकिन तुम तो नमक डालने में लगी हुई हो। दिमाग खराब करके रख दिया है। इतना कहकर अशोक गुस्से से तिलमिला उठा और अपने कक्ष में चला गया। इधर दूसरी ओर रतन अपने घर पहुंचा और सारी घटना अपनी पत्नी चमेली को बताई। आपको जेठ जी से ऐसे बातें नहीं करनी चाहिए थी, उन्हें बुरा लगा होगा। अरे चमेली, मैं सही बताऊं, मैं कुछ नहीं कहना चाहता था, पर पता नहीं कैसे उनकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आया और मेरे मुंह से उल्टा सीधा निकल गया। मैं बड़े भैया को कभी कुछ कहूंगा क्या? नहीं 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 नहीं, गलती से हो गया। जो कुछ भी हो, अगर कल आपकी जेठ जी से दोबारा मुलाकात हो तो आप अपने किए की क्षमा मांग लीजिएगा। रतन मुस्कुराया और चुपचाप वहां से चला गया। अगले दिन रतन गांव के जानवरों को चराने के लिए जंगल जा रहा था कि तभी रास्ते में अचानक फिर से उसकी मुलाकात अपने भाई अशोक से हो गई। भैया नमस्ते भैया। भैया बात यह है कि कल सुबह मेरे मुंह से ना आपके लिए कुछ अनुचित निकल गया। देखिए, मैं जानता हूं कि मेरी बात का आपको बुरा लगा होगा। अब सच्ची बातें कभी कभी बुरी लग जाती हैं, मैं मानता हूं, लेकिन भैया मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूं। मैं नहीं कहना चाहता था ये सब। वाह 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 वाह, तू क्षमा भी मांग रहा है और ये भी कह रहा है कि बात सच्ची थी, और सच्ची बात का बुरा लग ही जाता है। जो भी हो, तुम्हारे क्षमा मांगने या ना मांगने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे? इतना कहकर अशोक वहां से चला गया और रतन चुपचाप अपने जानवरों को लेकर जंगल चला गया। समय ऐसे ही बीतता रहा। एक दिन रतन शाम को थका हारा घर आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी चमेली की आंखों में आंसू थे। अरे क्या हुआ चमेली, तुम रो काहे रही हो? चमेली ने अपनी 10 वर्षीय पुत्री राधा की ओर इशारा किया। आज मेरी पुत्री बेवजह मेरे हाथों से पिट गई। पीट गई? लेकिन क्यों? आखिर तुमने उसको काहे पीट दिया? क्या हो गया? सुबह से जिद कर रही थी कि उसे एक गाय चाहिए। अब तुम ही बताओ, मैं उसे कैसे समझाती कि तेरा पिता कितना गरीब है। मैं जानती हूँ कि आप कितनी मेहनत से जानवरों को चराकर मुश्किल से हमारा पेट भरते हैं। रतन की आंखों में आंसू आ गए। वो अपनी पुत्री राधा के पास गया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, अरे ए बेटा, तू चिंता मत कर। तूने पहली बार अपने पिता से कोई ख्वाहिश बताई है। मैं तेरी इस ख्वाहिश को जरूर पूरा करूंगा, है ना बेटा? चिंता मत कर, चुप हो जा, चुप हो जा। लेकिन कैसे? तभी रतन की नजर चमेली की उंगली में पड़ी हुई अंगूठी पर गई। ये देखो, इस अंगूठी को गिरवी रखकर मैं गाय खरीद सकता हूँ। चमेली ने रोते हुए अपनी अंगूठी उतार दी। ये सोने की अंगूठी है,
लेकिन भला क्या इतना दाम मिल सकेगा कि आप एक गाय खरीद सकें? अरे अगर नहीं बिकेगी तो मैं इसे गिरवी रख दूंगा ना। अगले दिन रतन अंगूठी लेकर साहूकार की हवेली पहुंचा। नमस्ते साहूकार जी। साहूकार जी, इस अंगूठी को गिरवी रख लो और मुझे कर्ज दे दो। साहूकार ने अंगूठी की जांच पड़ताल की और कहा, ये अंगूठी तो हाँ, ये तो सोने की अंगूठी है, लेकिन मैंने इसकी जांच करके ये निष्कर्ष निकाला कि इसमें तो भैया सोना नाम मात्र का है, बाकी पीतल है पीतल। ये बताओ तुम्हें कितना कर्जा चाहिए? साहूकार जी, मुझे तो बस 50 मुद्राएं चाहिए, एक गाय खरीदनी है। ये सुनकर साहूकार हंस पड़ा। ए रतन, तुम्हारी इस अंगूठी को गिरवी रखकर मैं तुम्हें केवल 5 मुद्राएं दे सकता हूँ, 50 नहीं। चले आए, अरे कुछ भी मांगोगे तो दे दूंगा क्या? हाँ नहीं तो। रतन निराश हो गया और अंगूठी अपनी जेब में रख ली। अब वैसे कर्ज तो तुम्हारा बड़ा भाई भी देता है, तुम अपनी अंगूठी उसके पास गिरवी क्यों नहीं रख देते? परिवार की बात हो जाएगी, बढ़िया रहेगा। साहूकार की बात सुनकर रतन की आंखों में चमक आ गई। हाँ, ये आप ठीक कह रहे हैं। ठीक है, मैं आज ही भैया के पास जाऊंगा। हाँ। उस दिन रतन अपनी अंगूठी लेकर सीधे अपने बड़े भाई अशोक की हवेली चला गया। रतन को अपनी हवेली में देखकर अशोक चौंक गया। अरे तुम मेरी हवेली में क्या करने आए हो? हैं? रतन ने अंगूठी अपने भाई के सामने रख दी। भैया ये देखिए, इस अंगूठी को गिरवी रखकर मुझे 50 मुद्राएं कर्ज के रूप में दे दीजिए। मैं धीरे धीरे करके आपको सब कुछ चुका दूंगा और बाद में अंगूठी भी आपसे वापस ले लूंगा। न जाने क्यों, क्या है कि मेरी बेटी को ना गाय पालने की इच्छा हो गई है और वो जिद पर अड़ गई है कि उसको गाय चाहिए, गाय चाहिए। तो उसी के लिए ये अंगूठी गिरवी रखकर गाय लेना है। रतन की बात सुनकर अशोक हंसने लगा। अरे तुम भी लाओ भाई, दिखाओ जरा तुम्हारी अंगूठी तो देखें। और अंगूठी को गौर से देखते हुए बोला, दाल, इस अंगूठी में तो सोना नाम मात्र का है रतन। तुम्हें कोई भी 50 मुद्राएं ये पीतल की अंगूठी गिरवी रखने से नहीं देने वाला। रतन निराश हो गया। तभी अशोक बोला, अरे लेकिन रुको भाई, निराश क्यों होता है? तू मेरा छोटा भाई, मैं तेरा बड़ा भाई, परिवार की बात है। रुक, देख छोटे, मैं तुझे निराश नहीं करूंगा। जो पुरानी बात हो गई सो हो गई। तू आ मेरे साथ आ, चला जा 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 जा। अशोक रतन को अपनी हवेली के आंगन में ले गया। वहां पर एक बहुत ही मरियल गाय बंधी हुई थी। ये देख छोटे, ये गाय मुझे बहुत समय पहले जंगल में भटकते हुए मिली थी। अब मैंने सोचा था कि ये दूध देने वाली होगी तो इसे खिला पिला कर तंदुरुस्त कर दूंगा, लेकिन जब वैद्य को दिखाया तो उन्होंने कहा कि ये गाय कभी दूध दे ही नहीं सकती। अरे धात तेरे की, तब से बस ये मेरे आंगन में बंधी पड़ी रहती है। अब मैंने इसे खाना पीना भी देना बंद कर दिया। अब क्योंकि अपना नुकसान मैं काहे के लिए करूं? एक काम कर, तू इसको ले जा। तुम्हारी बेटी का मन गाय देखकर भर जाएगा। उसको तो गाय चाहिए ना, दुधारू गाय थोड़ी चाहिए, तो गाय ले जा। रतन अपने भाई अशोक को देखने लगा और जोर जोर से हंसकर उसका मजाक उड़ाने लगा। भैया, अगर मैं इस गाय को ले जा रहा हूं ना, तो केवल इसी वजह से क्योंकि मुझे ना ये सुनकर बड़ा बुरा लगा कि आप इसको भूखा रखते हैं। आपका मतलब खत्म, तो गाय आपके लिए कुछ नहीं है। वाह भैया, मैं इसे जंगल में चराऊंगा, दूसरे जानवरों के साथ इसको भी ले जाया करूंगा। चलिए लाइए, दे दीजिए मुझको। इतना कहकर रतन गाय को लेकर अपने घर चला गया। रतन के जाते ही वहां पर गौरी आ गई।
ये क्या? आपने अपने छोटे भाई को एक मरियल बेकार गाय पकड़ा दी? अशोक अंगूठी दिखाते हुए बोला। ये देखो, इस अंगूठी में केवल ऐसी गाय ही आ सकती थी। बहुत बढ़िया सौदा हुआ है, समझी? इधर रतन उस बेकार मरियल गाय को लेकर अपने घर पहुंचा। ये कहाँ से उठा लाए? ये तो ठीक से चल भी नहीं पा रही है। रतन की आंखों में आंसू आ गए। उसने सारी घटना अपनी पत्नी चमेली को बताई। तुम्हारे भाई ने तुम्हें ठग लिया है और अपमानित किया है। आखिर इतना धन वो क्या करेंगे? ससुर जी के जाने के बाद वो सारी संपत्ति हड़प गए। उनके दिल में जरा सी भी दया नहीं आई। अरे यही सोच लेते कि राधा उसकी भतीजी है। उसका कितना मन था एक गाय पालने का। इतना कहकर चमेली फूट फूट कर रोने लगी। अरे रो मत चमेली, तू देखना हमारा समय बदलेगा। तभी उनकी 10 वर्षीय बेटी राधा उनके पास आई। माँ, रोइए मत, मैं तो बस गाय की सेवा करना चाहती थी। देखिए पिताजी, इस गाय को जंगल में चराने ले जाएंगे और फिर घर पर मैं इसकी सेवा करूंगी। देखते ही देखते ये स्वस्थ हो जाएगी। अपनी बेटी की मासूमियत भरी बातें सुनकर चमेली ने रोना बंद कर दिया। अगले दिन रतन जानवरों के साथ उस गाय को लेकर जंगल गया। उसने बाकी जानवरों को जंगल में चरने के लिए छोड़ दिया, मगर अचानक वही मरियल गाय जंगल की गहराई में तेजी से दौड़ने लगी। आखिर ये जा कहाँ रही है? रुक जाओ, देखता हूँ। रतन गाय के पीछे भागा, लेकिन गाय इतनी तेज दौड़ी कि उसका पीछा करना मुश्किल हो गया। हाँ, अरे बाप रे, वैसे तो देखने में ये मरियल लगती है। अरे रे, लेकिन अचानक से अचानक से इसमें इतनी शक्ति कहाँ से आ गई? अरे रे रे, कितना तेज भाग रही है। अरे कितना तेज मैं भागूं। अरे रुक जाओ। अरे रे, हाँ हाँ। कुछ देर बाद गाय एक सूखे पेड़ के पास जाकर रुक गई। पेड़ बड़ा ही प्राचीन और विशाल था, लेकिन पूरी तरह मुरझाया हुआ लगता था। अरे, इस पेड़ की तो पत्तियां सब सड़ चुकी हैं। ये तो सूखा और मुरझाया हुआ लगता है। आखिर ये गाय यहाँ आकर काहे रुक गई? अचानक एक तेज आंधी का झोंका आया। रतन चौंक गया। अरे बाप रे बाप, लगता है आंधी आ रही है। अरे बाप रे! आंधी का झोंका जैसे ही उस पेड़ से टकराया, पेड़ टूटकर गिर पड़ा। रतन झाड़ियों में छुप गया। कुछ देर बाद जब आंधी शांत हुई तो वो वापस आया और देखा कि पेड़ पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन वो पेड़ अंदर से खोखला था। पेड़ के अंदर बहुत सारे सोने के सिक्के भरे हुए थे। हो, हे भगवान, हे भगवान, ये तो ढेर सारा खजाना है, सोने का सिक्का। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इस खजाने को इस खोखले पेड़ में छुपा दिया हो। हे भगवान, मेरा तो भाग्य बदल गया, मिल गया खजाना। चलो, इसको भर लेता हूँ जल्दी जल्दी। रतन ने पेड़ के अंदर से सारे सोने के सिक्के निकाल लिए और बोरियों में भरकर गाय की पीठ पर लाद दिए। फिर वो दोबारा वहीं आ गया और अपने जानवरों को लेकर गांव लौट आया। रात के समय रतन ने उन बोरियों को अपनी पत्नी चमेली की आंखों के सामने फेंक दिया। ये क्या है? अरे चमेली चमेली, मेरी प्यारी चमेली, जरा इसको फाड़ कर तो देख, तुम्हें पता चल जाएगा क्या है। चमेली ने जैसे ही बोरी फाड़ी तो उसमें से सोने के सिक्के निकल पड़े। ये तो ढेर सारे सोने के सिक्के हैं। क्या इन सभी बोरियों में सोने के सिक्के हैं? कसम खाइए, कहीं आपने कहीं डाका तो नहीं डाला? राम 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 राम, क्या बात करती हो? क्या मैं डाका डाल सकता हूँ क्या? हाँ, नहीं तो। इतना कहकर उसने सारी घटना बता दी। सारी घटना सुनकर चमेली खुश हो गई।
आपके भाई ने आपका मजाक उड़ाने के लिए ये मरियल गाय आपको दी थी और इसी गाय की वजह से हमारा भाग्य बदल गया। देख चमेली, अब हम इन बोरियों को अपने जमीन में गाड़ देते हैं। अगर हम अचानक से इन सबको बेचकर धनवान बनेंगे ना, तो गांव वालों को हम पर शक हो जाएगा और हमें किसी भी तरह से इन गांव वालों को शक नहीं होने देना है, बचकर रहना है। तो फिर हम क्या करेंगे? हम सारी बोरियों को जमीन में गाड़ देंगे और एक बोरी छोड़ देंगे। रोज उसमें से एक सोने का सिक्का लेकर राज्य में जाकर बेच देंगे। धीरे धीरे मैं जानवरों का व्यापार शुरू कर दूंगा। अब गांव वालों को यही लगेगा कि मैंने जानवरों का व्यापार शुरू कर दिया है और इसी वजह से मैं धनवान बन गया हूं। लो, हो गया काम। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कुछ ही देर बाद चमेली और रतन ने मिलकर उन सभी बोरियों को कच्चे आंगन में गाड़ दिया, केवल एक बोरी को छोड़ दिया। लेकिन हमारे पास तो तराजू ही नहीं है। हाँ, चिंता ना करो, मैं कहीं से तराजू मांग कर लाता हूं ना। रतन तराजू मांगने निकला। उसने सारे गांव में तराजू मांगा, लेकिन किसी ने भी उसे तराजू नहीं दिया। अंततः वो अपने बड़े भाई अशोक की हवेली चला गया। रतन को देखकर अशोक चौंक गया। अरे तुम, ए छोटे, इतनी रात में हमारी हवेली में क्या कर रहा है तू? हैं? भैया, मुझे क्या है, तराजू की आवश्यकता है। मुझे तराजू दे दो ना। इतनी रात में तराजू से क्या काम पड़ गया तुझे? क्यों, अपनी दौलत तौलेगा क्या, जो कि है ही नहीं? सही कहा भैया आपने, धन दौलत तो है ही नहीं। बात यह है कि जंगल से थोड़े से फल लेकर आया हूं, वही तौलना है। सोच रहा हूं कि कल से फलों का व्यापार शुरू कर दूं, तो कुछ आमदनी बढ़ेगी ना। अशोक ने गहरी नजर से रतन को देखा और फिर तराजू दे दिया। रतन तराजू लेकर अपने घर आया। उसने 1 किलो सोने के सिक्के तोले और अपनी पत्नी से कहा, हाँ, कल मैं इन सिक्कों को राज्य में बेच आऊंगा। अगले दिन रतन राज्य में गया और सोने के सिक्के बेच आया। वो बहुत सारा धन लेकर घर लौटा। बहुत सारा धन? पिताजी, क्या आप अब धनवान बन जाएंगे? हाँ, अब हम धनवान बन जाएंगे बेटा, परंतु याद रखना, इसका रहस्य किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मैं किसी को नहीं बताऊंगी। धीरे धीरे रतन ने जानवरों का व्यापार प्रारंभ किया। उसकी तरक्की दिन दूनी रात चौगुनी होने लगी। कुछ ही समय में रतन की टूटी फूटी झोपड़ी की जगह एक आलीशान हवेली खड़ी हो गई। उसने नौकर चाकर भी रख लिए। रतन ने आसपास के कई खेत भी खरीद लिए। उसने एक बहुत बड़ा बाड़ा बनवाया, जिसमें घोड़े से लेकर सभी जानवर मौजूद थे। रतन की तरक्की देखकर अशोक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। गौरी गौरी गौरी, इस ससुर रतन ने अचानक से इतनी तरक्की कहां से कर ली? आज के समय में तुमको पता है, वो मुझसे भी अधिक धनवान बन गया है, मुझसे भी अधिक। दिमाग खराब कर दिया उसने। चलो, अच्छी बात है, आपका छोटा भाई है। मुझे खुशी है कि उसने तरक्की कर ली। बकवास तो करना मत। अरे तुमको पता है, पूरे गांव में उसे मुझसे ज्यादा सम्मान मिल रहा है। उसकी हवेली मेरी हवेली से कहीं ज्यादा बड़ी है। उसकी पत्नी अब तुमसे ज्यादा अच्छे वस्त्र पहनती है। तुम्हें यह देखकर बुरा नहीं लगता हैं? उसकी पुत्री राजकुमारी की तरह रहती है और हमारी पुत्री, और तुम कहती हो कि ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, हैं? बड़ा आया तरक्की करने वाला। लेकिन अभी तक मेरा तराजू, जो मुझसे मांग कर लेकर गया था, वापस करने नहीं आया। अशोक तुरंत रतन की हवेली पहुंचा। रतन, ओ रतन, ए रतन, मुझे मेरा तराजू वापस चाहिए, लाओ। रतन ने तुरंत तराजू वापस कर दिया। अशोक तराजू लेकर अपनी हवेली चला आया और उसे एक तरफ फेंक दिया।
तभी अशोक की नजर तराजू के एक नीचे के हिस्से पर पड़ी, जिस पर कुछ चिपका हुआ था। जब उसने गौर से देखा तो वो अचंभित हो गया। नीचे एक सोने का सिक्का चिपका हुआ था। अशोक ने उसे निकाल लिया। अरे साला, अब समझ आया। जब रतन ने ये तराजू लिया था तब यहाँ पर मोम लगा हुआ था, इसी वजह से सोने का सिक्का इसमें चिपक गया। इसका मतलब रतन के हाथों कोई बहुत बड़ा खजाना लग गया है। मैं तुम्हारा रहस्य जान गया बेटा कि तुम अचानक से इतने धनवान कैसे बन गए। अगले दिन अशोक रतन के घर गया। तो ऐसा है, जब तुमने तराजू लिया था तब उसके नीचे मोम चिपका हुआ था। तुम जब सोने के सिक्के मेरे तराजू में तौल रहे होगे तब एक सोने का सिक्का मेरे तराजू में चिपक गया होगा और उसी मोम ने तुम्हारा रहस्य खोल दिया। नहीं तो अब बताओ, तुम्हारे हाथ में ऐसी कौन सी दौलत लगी है कि दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर ली तुमने? बताओ। इतना कहकर अशोक ने सोने का सिक्का रतन के सामने रख दिया। रतन अपने भाई को सारी घटना बताते हुए बोला, भैया, जिस गाय को आपने मुझे अपमानित करने के लिए दिया था ना, उसी गाय की वजह से मुझे ये ढेर सारा खजाना मिल गया। अशोक के मन में लालच आ गया। क्या? वो ये रे 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 छोटे, आहा, क्या बात है, क्या बात है। देख छोटे, वो गाय मेरी थी, इसीलिए खजाने का आधा हिस्सा मेरा होगा। हाँ तो भैया, मैंने भी अपनी अंगूठी गिरवी रखी थी और आपने जो गाय दी थी वो मरियल गाय मेरी बेटी ने सेवा करके उसको स्वस्थ किया था। बड़े आए, सुनिए, वो बाहर बंधी है ना, देखिए उसको। वो मेरी हवेली के दरवाजे पर वही मरियल गाय बंधी हुई है जो अब स्वस्थ हो चुकी है। ये वही गाय है जो मैं आपकी हवेली से लेकर आया था। शायद अब आप पहचान भी नहीं पाएंगे। देखिए उसको। ये सुनकर अशोक क्रोधित हो गया। उसने रतन की अंगूठी निकालकर रतन के मुंह पर मारते हुए कहा, अरे तेरी तो ये ले, ये पकड़ तू अपनी अंगूठी, और मुझे मेरी गाय वापस चाहिए। ला, और साथ ही साथ आधा खजाना भी मुझे चाहिए। चल ला, दे। ऐसा है भैया, बहुत हो गया। गाय तो अब आप भूल जाइए, और इस गाय की वजह से मेरा भाग्य बदला है तो मैं इसकी मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूं। पर हाँ, रहा सवाल आधे खजाने का, तो वो मैं आपको क्यों दूं? खजाना मेरा है, आपका नहीं। जरा सा धनवान क्या बन गया, तेरे मुंह में जबान आ गई है, हैं? भैया, मैं आपका सम्मान करता हूं, इसीलिए सम्मान के साथ कहता हूं, यहां से चले जाइए। तुम्हारा मन आज भी लालची है, और अब तुम्हारे सामने वो मजबूर और लाचार रतन नहीं है, बल्कि आज का सबसे धनवान रतन है। तुमसे मेरा गांव में सम्मान ज्यादा है। मैं कहता हूं, दफा हो जाओ यहां से। तुम्हें खजाने का एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। और जाओ, जो तुमसे करते बने कर लेना। अब मैं किसी से नहीं डरता। जाओ। अशोक वहां से चला गया। तभी वहां चमेली आ गई। ये आपने ठीक नहीं किया, बड़े भाई से इस तरह बात करते हैं। चमेली, बड़ा भाई जब लालच की नियत से छोटे भाई के घर आता हो और उसे डराने धमकाने की कोशिश करे तो उससे इसी अंदाज में बात करनी चाहिए। हाँ। दूसरी ओर अशोक गुस्से से सीधे राजमहल चला गया। वहां राजा विक्रम का पुत्र राजकुमार आदित्य राजमहल में बैठा हुआ था। राजकुमार आदित्य, मुझे महाराज से मिलना है। महाराज इस समय यहाँ पर नहीं है, इसीलिए राज्य के फैसले मैं ले रहा हूँ। कौन हो तुम, बताओ? मेरा नाम अशोक है राजकुमार। अशोक ने सारी घटना राजकुमार आदित्य को सुनाई और कहा, और राजकुमार, रतन जो है उसी गाय की वजह से बहुत धनवान बन गया। वो खजाना मुझे विश्वास है कि महल का ही होगा। आपके पास वो खजाना होना चाहिए था, लेकिन रतन अपने कब्जे में लेकर बैठा है
और मजे कर रहा है जिंदगी के। ये सुनकर राजकुमार आदित्य उठकर खड़ा हुआ और तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया। सैनिकों, जाओ, उसे यानी कि रतन और उसकी गाय को तुरंत यहाँ लेकर आओ, जाओ। सैनिक तुरंत रवाना हुए और सीधा रतन की हवेली पहुंचे। चलो, राजकुमार ने तुम्हें और तुम्हारी गाय को महल में बुलवाया है, चलो। रतन चौंक गया। अरे पर क्यों? तुम्हारे बड़े भाई अशोक ने राजकुमार से तुम्हारी शिकायत की है, वो न्याय करना चाहते हैं, तुम्हें तत्काल महल आना होगा, चलो। चमेली डर गई। अब क्या होगा? डरो मत, कुछ भी नहीं होगा चमेली, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा, हमने कोई गलती नहीं की है, चिंता मत करो। इतना कहकर रतन गाय को लेकर सैनिकों के साथ महल की ओर चल दिया। थोड़ी देर बाद रतन गाय के साथ राजमहल में खड़ा हुआ था। जैसे ही राजकुमार आदित्य ने गाय को देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। राजकुमार, यही है वो गाय जो मैंने इसको दी थी। इसी गाय की वजह से उसे खजाना मिला। इस गाय को छीन लीजिए राजकुमार, और खजाने को भी छीन लीजिए। परंतु राजकुमार आदित्य ने अशोक की बात को अनसुना कर दिया। राजकुमार धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए गाय के पास गया। तुम जानते हो ये कौन है? ये तो गाय है राजकुमार। नहीं 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 नहीं, ये गाय नहीं बल्कि मेरे पिता हैं, राजा विक्रम। ये सुनते ही महल में सभी लोग चौंक गए और हड़कंप मच गया। अरे क्यों मजाक करते हैं राजकुमार, ये गाय आपके पिता कैसे हो सकते हैं? मैं तुम्हें बताता हूँ, कुछ समय पहले हमारे राज्य में भयंकर सूखा पड़ा था। हाँ, मुझे याद है, बड़ा ही भयंकर सूखा था। हाँ, उस समय प्रजा को बहुत मदद की आवश्यकता थी। मैंने और मेरे पिता ने अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ा और खजाने का बहुत सारा हिस्सा जंगल में छिपा दिया। वहां एक बहुत बड़ा पेड़ था जिसके अंदर हमने सोने के सिक्के छुपा दिए, ये सोचकर कि प्रजा जब मदद मांगने आएगी तो हम कह देंगे कि महल के खजाने में कमी हो गई है। और बस तभी एक साधु महाराज वहां पर आए। साधु ने हमें चिताया कि हम गलत कर रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन हमने उनकी एक बात न मानी। साधु ने तुरंत मेरे पिता को गाय में बदल दिया। अपने पिता को गाय में बदलता हुआ देखकर मैं फूट फूट कर रोने लगा। ओह, और फिर क्या हुआ? तभी रंग बिरंगी चमक से एक साधु प्रकट हुआ। हाँ, यही है वो साधु महाराज जिसने मेरे पिता को गाय में बदल दिया था। आगे की घटना मैं बताता हूँ। राजकुमार के रोने के बाद मैंने इससे कहा कि जब तेरा पिता गाय के रूप में किसी योग्य मनुष्य की मदद करेगा और वो धन को अच्छे कार्य में लगाएगा, तब तेरा पिता मुक्त होगा। तो अब तो महाराज को मुक्त कर दीजिए साधु महाराज। लेकिन तुमने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। राजा विक्रम तब तक मुक्त नहीं हो सकता जब तक तुम सारा खजाना उन्हें वापस नहीं करोगे। याद रखो, फिर से तुम्हें गरीब होना पड़ेगा। रतन की आंखों में आंसू आ गए। हाँ, राजकुमार आदित्य की आंख का एक आंसू खजाने से कहीं ज्यादा कीमती है। ये आंसू एक पुत्र का है अपने पिता के लिए। मैं तैयार हूं साधु महाराज, तैयार हूं। साधु प्रसन्न हो गया। तभी रंग बिरंगी चमक से राजा विक्रम फिर से अपने रूप में आ गया और साधु रंग बिरंगी किरणों से वहां से गायब हो गया। तुम्हारी वजह से मैं मुक्त हो गया, इसीलिए ये खजाना अब तुम्हारा होगा। राजा विक्रम ने अशोक की ओर गुस्से से देखा। और सुनो, अगर तुमने अपने छोटे भाई को तंग किया तो कारागार की 4 दीवारें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं, समझ गए? अशोक डर गया और अपने छोटे भाई से क्षमा मांगने लगा।
तुमने अपने पिता की संपत्ति हड़प ली, लेकिन तुम्हारे छोटे भाई ने कभी इस बात की शिकायत नहीं की। उसने तुम्हें पिता जैसा सम्मान दिया और तुम्हें शर्म आनी चाहिए उसके साथ ऐसा करते हुए। चलो जाओ और अब खुशी खुशी रहना। अशोक फूट फूट कर रोने लगा और उसका मन बदल गया। रतन ने अपने बड़े भाई अशोक को माफ कर दिया। दोनों भाई अपने गांव लौट आए। अशोक अब सुधर चुका था और रतन और भी धनवान हो गया।